तो एक बार फिर हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग पिछले लेक्चर में जंतु जगत का वर्गीकरण इस टॉपिक को देखा। ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि जो भी सिलेबस नीट का है, नीट के सिलेबस में ये दिखाया गया है कि जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, चाहे वो जंतु के हों या पौधों के, क्लासिफिकेशन में फर्दर वाइज जितने भी क्लास सेक्शंस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को दिखाने की जरूरत है। तो जितने भी क्लास या फाइलम हैं, उनके पर्टिकुलर एक एक करके हम लक्षण बताएंगे और ऐसे लक्षण जो कि एक क्लास से दूसरे क्लास में न पाए जाएं, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के लक्षण को हम विभेदक लक्षण कहते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह से पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि ऑल लिविंग वर्ड्स, समस्त जीव को आर.एच. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 सिस्टम किंगडम में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। तो हमको प्रोटिस्टा में पहला फाइलम मिला प्रोटोजोआ, क्योंकि पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा हो चुकी है कि फाइलम प्रोटोजोआ से कार्डेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये 10 फाइलम को हमको कलेक्ट करना है कि कहां पर ये हमें प्राप्त होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम प्रोटोजोआ which is belong to 5 system kingdom प्रोटिस्टा, यानी 5 जगत में जो हमने क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन में हमको पहला फाइलम प्रोटोजोआ मिल गया प्रोटिस्टा के अंतर्गत। फर्दर एनिमलिया का जब हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनिमलिया को हमने बांट दिया ब्रांचेस में। इस तरह से ब्रांचेस में हमने बांट दिया 3 ब्रांचेस: मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो ये मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ के बाद पैराजोआ में हमको दूसरा फाइलम मिल गया, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी 3 ब्रांचेस में बांटने के बाद मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ को फिर हम डिविजन्स में बांट देते हैं, रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा क्या है? कल इस पर चर्चा हुई थी कि सिमेट्री सम्मित। सिमेट्री या सम्मित क्या है कि किसी भी जंतु का सेक्शनिंग अकॉर्डिंग टू प्लेन इज नोन एज सिमेट्री। सम्मित उस जंतु के प्लेन तल के आधार पर, तल कैसे हैं, जैसे अग्रतल, पक्षतल, पृष्ठतल, प्रपृष्ठतल, बायां पार्श्व, दायां पार्श्व। तो इसके आधार पर हमने देखा कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जिन जंतुओं में। ऐसे जंतुओं को हम रेडिएटा में डिविजन्स, और इसके बाद बायलेट्रिया जिसमें द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। तो रेडिएटा में हमको तीसरा फाइलम मिल गया, सिलेंटरेटा। बायलेट्रिया को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब डिविजन्स में, और इस तरह से
बायोलेट्रिया को हम दो सब डिविजन में जो बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया। तो यहां तक हम पिछले टर्म पर आप लोगों को बताए थे। अब हमको ये जानने की जरूरत है कि प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया ये दो सब डिविजन्स में बांटा गया। सब डिवीजन प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में बांटने का बेस क्या था, आधार क्या था? एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास। किसी भी बच्चे का निर्माण होता है शुरू शुरू में वन सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। जाइगोट का क्लीवेज होता है, विदलन होता है। तो इस तरह से प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया दो सब डिविजन्स में बांटा गया। प्रोटोस्टोमिया में जो जाइगोट का विदलन होता है, वो विदलन होता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, स्पाइरल। और इसमें जो सेल्स का डिवीजन होता है वो निश्चयात्मक होता है, यानी जाइगोट का जो विदलन होता है वो निश्चयात्मक होता है और सर्पिलाकार होता है। उसके अपोजिट जो डिटरोस्टोमिया होता है, इसमें जाइगोट या युग्मनज का जो विदलन होता है ये अरीय होता है, अरीय और अनिश्चयात्मक होता है, अरीय और अनिश्चयात्मक होता है। तो इस तरह से प्रोटोस्टोमिया और डिटरोस्टोमिया को बांट दिया गया। अब फर्दर इस प्रोटोस्टोमिया को फिर हम सेक्शंस में बांटते हैं। प्रोटोस्टोमिया को हम सेक्शंस में बांटते हैं। सेक्शन या खंड में तीन खंड में हम बांटते हैं। एसिलोमेटा, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। प्रोटोस्टोमिया को हम तीन सेक्शंस में बांट देते हैं, तीन खंड में। किसके बेस पर, किसके आधार पर? सीलोम के आधार पर। व्हाट इज सीलोम? सीलोम कैविटी, गुहा जिसे हिंदी में कहा जाता है, गुहा, कैविटी। सीलोम कैविटी या गुहा क्या है? व्हाट इज सीलोम? बॉडी वॉल, हमारी बॉडी वॉल है जिसको देह भित्ति कहते हैं। इस देह भित्ति के अंदर हमारे विसरल पार्ट्स होते हैं, आंतरांग होते हैं। जैसे हमारे स्टमच की बॉडी वॉल को, अगर इसको हम इसका सेक्शन काट दें तो पेट के अंदर तमाम प्रकार के आंतरांग हमको दिखाई देंगे। लीवर, पैंक्रियास,
किडनी एक्सेट्रा। उसी तरह से कह रहे हैं कि कैविटी या गुहा यानी बॉडी वॉल और आंतरांग के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, उसे हम कैविटी या गुहा कहते हैं। तो कुछ ऐसे जंतु हैं, ऐसे प्रकार के प्रोटोस्टोमिया हैं जिनमें कि ये कैविटी टोटल की टोटल एब्सेंट होती है। अर्थात कहने का मतलब कि those animals which are absent the coelom is known as acoelomates। ऐसे प्रकार के जंतु जिनमें कैविटी या गुहा एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, पाई ही नहीं जाती है, ऐसे प्रकार के जंतु को हम कहते हैं एसिलोमेट्स। और इस एसिलोमेट्स में हमको जो फाइलम मिला, ये चौथा फाइलम मिला, जिसे हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। चौथा फाइलम मिला प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी कहने का मतलब कि ऑल द एनिमल्स which are acoelomates that belong to phylum Platyhelminthes। यानी कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के जंतु जिनमें की सीलोम नहीं पाई जाती है, वे सब के सब जंतुओं को प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में संघ में रखा गया। अब दूसरा इसका सेक्शन है सीडोसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेटा। इस सेक्शन में यह कहा गया कि सीलोम या कैविटी तो पाई जाती है, परंतु यह सीलोम या कैविटी सत्य प्रकार की नहीं होती है, असत्य होती है, सीडो प्रकार की होती है, असत्य होती है। अब असत्य कैसे होती है? यानी जीवन की कुछ प्रारंभिक अवस्थाओं में, भ्रूणी प्रावस्थाओं में ये सीलोम या कैविटी तो दिखाई देती है, परंतु एडल्ट स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में यह कैविटी या सीलोम अनुपस्थित हो जाती है, लैप्स हो जाती है। ऐसे प्रकार के सीलोम्स या कैविटी को हम असत्य प्रकार के कूट गुहिकी हिंदी में कहते हैं। कूट गुहिकी, कूट माने असत्य, सत्य प्रकार की नहीं। तो ऐसे प्रकार के जंतुओं को हम सीडोसिलोमेटा कहते हैं, जिनमें जीवन की कुछ प्रावस्थाओं में दिखाई देती हैं, परंतु फिर बाद में वो डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती पूरे जीवन काल तक। ऐसे प्रकार के सीलोम या कैविटी को हम सीडोसिलोमे और सीडोसिलोमेटा जंतु कहते हैं। इसमें हमें पांचवा फाइलम मिल गया, पांचवा फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। पांचवा फाइलम मिल गया एस्केहेल्मिन्थीज। इस एस्केहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम है निमेटोडा। एस्केहेल्मिन्थीज। और तीसरा सेक्शन इसका है यूसिलोमेटा। यू का मतलब ही होता है ट्रू, सत्य प्रकार की। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के जंतु जिनमें सीलोम या कैविटी पूरे जीवन काल तक पाई जाती है, पूरे जीवन काल तक रहती है, ऐसे प्रकार के जंतु को हम यूसिलोमेट्स जंतु, और इस प्रकार के सेक्शन को हम यूसिलोमेटा कहते हैं। तो इस यूसिलोमेटा में हमको फिर मिल गया छठा फाइलम, फाइलम एनिलिडा। सातवां फाइलम आर्थ्रोपोडा।
8वां फाइलम मोलस्का। इधर दूसरा जो सब डिविजन है डिटरोस्टोमिया, इस डिटरोस्टोमिया में सब के सब सभी जंतु ये यूसिलोमेट्स होते हैं। सभी जंतु यूसिलोमेट्स होते हैं। सब यूसिलोमेट्स होते हैं। इसमें नौ फाइलम इकाइनोडर्मेटा और 10वां फाइलम कार्डेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि जंतु जगत का जो वर्गीकरण था जिसमें हमको 10 फाइलम या 10 संघ मिला, लेकिन ये 10 संघ कहां कहां पर मिले हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है, इसी को अगर हम फर्दर फ्रॉम टॉप टू बॉटम से चलते हैं और टॉप टू बॉटम के बाद फिर हम एबव स्टेज पर चलते हैं तो हमें सारे कैरेक्टर्स या लक्षण मिलते हैं। जैसे अगर हम कार डेटा के बारे में कहें तो हम इसका मतलब कि कार डेटा के लक्षण क्या हैं कि ये सब यूसिलोमेट्स हैं, अर्थात ये डिटरोस्टोमिया है। डिटरोस्टोमिया से ऊपर हम अगर जाते हैं डिविजन्स में तो हमें पता चलता है कि ये बाइलेट्रिया है। बाइलेट्रिया से ऊपर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये यू मेटाजोआ है, और यू मेटा से ऊपर हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये एनिमलिया, यानी एनिमलिया को इन 9 फाइलम में रख दिया गया है और एक अकेला प्रोटोजोआ जो फाइलम है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत है। तो इस तरह से हमें 10 फाइलम ये प्राप्त होते हैं जिसे हम जंतु जगत का वर्गीकरण कहते हैं। इसमें तमाम प्रकार की विशेषताओं को आप लोगों ने देखा, तमाम नए शब्द आपको मिले, जैसे सीलोम क्या है, कैविटी क्या है। दूसरी विशेषता आप लोगों ने देखा कि सिमेट्री क्या है, सममित क्या है, सममित के आधार पर बांटा गया, सीलोम या कैविटी के आधार पर बांटा गया। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन किसमें निश्चयात्मक होता है, किसमें अनिश्चयात्मक होता है, किसमें स्पाइरल होता है, किसमें रेडियल होता है, ये तमाम प्रकार की विशेषताओं को आप लोगों ने देखा। इसके ऊपर हम देखें तो और भी विशेषताएं हैं, जैसे मिसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो अब ये जो वर्गीकरण आप लोगों ने देखा, इन वर्गीकरण के बाद हमको, चूंकि नेट के सिलेबस से चलना है और नेट का सिलेबस हमें ये बताता है कि जितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशन के क्लास हैं या फाइलम हैं, फर्दर एक एक क्लास या एक एक फाइलम के स्पेसिफिक फीचर्स को देखना है, विभेदक लक्षण को देखना है, और उन विभेदक लक्षणों के आधार पर हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो अब हमें चलना है पहला फाइलम जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि पहला फाइलम जो प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ की विशेषता क्या है। प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ। अब इस प्रोटोजोआ का अर्थ अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से बना है, पहला है प्रोटास और दूसरा है जू। प्रोटास मीन्स होता है फर्स्ट
और जून मीन्स होता है एनिमल्स। जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले जो जंतु मिले उनको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। अर्थात कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल which type of animals to come from origin of life is demonstrate to phylum Protozoa। जिस इसके नाम से ही इंगित कर रहा है कि प्रोटॉस मीन्स फर्स्ट। कब फर्स्ट? जीवन की उत्पत्ति हुई, और जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस समय सबसे पहले जो जंतु मिले उन जंतुओं को रखा गया प्रोटोजोआ में, इसीलिए इसका नाम है प्रोटॉस मीन्स फर्स्ट, जोन मीन्स एनिमल्स। इस प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप के आधार पर किया, और माइक्रोस्कोप के आधार पर इन्होंने करने के बाद ये देखा कि ये जंतु जो हैं ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। बाद में जब इसकी डिटेल्ड स्टडी किया गया तो पता चला कि प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं ये कई प्रकार की विशेषता रखे हुए। कुछ ऐसे प्रकार के जंतु हैं जो पैरासाइट्स, परजीवी हैं। कुछ ऐसे प्रकार के जंतु हैं जो स्वतंत्र आश्रयी हैं। कुछ ऐसे प्रकार के जंतु हैं जो सिम्बियासिस का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में अमीबिक डिसेंट्री जिसे कहा जाता है, पेचिस रोग, एंटमीबा जिंजुएलिस, एंटमीबा कोलाई, ये तमाम प्रकार की जातियां हैं। उसी तरह से पैरासाइट्स के रूप में हम देखते हैं जैसे प्रोटोजोआ संघ का ही जंतु है जो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। अक्सर ये दिग्भ्रम बातें हैं कि पता चलता है कि मच्छर काट लिया और मलेरिया हो गया। लोग ये कहते हैं कि मच्छर काट लिया मलेरिया हो गया, मच्छर काट लिया मलेरिया हो गया। लेकिन आप कितनी भी सावधानी से रहते हैं 24 घंटे में जरूर एक दो मच्छर आपको काट लेते हैं, तो क्या सबको मलेरिया हो जाता है? यानी मलेरिया रोग मच्छर के काटने से हुआ। मच्छर क्या है? ये एजेंट, कारक। और प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग का पैथोजन है जो मच्छर के लार में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि वह मच्छर जिसके लार में प्लाज्मोडियम होगा वो मच्छर अगर व्यक्ति को काटेगा तो मलेरिया रोग होगा। अब उसी मलेरिया के प्लाज्मोडियम की तमाम स्पीसीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसके आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी लाइफ साइकिल्स चलती है व्यक्ति के शरीर में, और उसके आधार पर अलग अलग प्रकार से उनके शरीर में बुखार का टेम्परेचर होता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूछता है कि बुखार कब आता है, आपको रात में आता है, दिन में आता है, कब आता है?
तो इस तरह से उसकी स्पीशीज के आधार पर ये तमाम प्रकार की जो है चीजें आपको जानकारी होती है। यहाँ हमें डिटेल में ये चीज पढ़ने की जरूरत है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जीवन की उत्पत्ति में आए। तमाम प्रकार के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुए, जैव विकास हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि जब जैव विकास हुआ, और सर जी आप कहते हैं कि जैव विकास की परिभाषा है कि सरल संरचना से जटिल संरचना में बदल जाती है। आपने वर्गीकरण के प्रमाण के रूप में दिया कि प्रोटोजोआ से कार्डेटा तक जटिल संरचना बनती चली गई, जैव विकास होता चला गया। तो प्रश्न ये होता है कि जब जैव विकास हो गया तो अमीबा आज फिर पड़ा हुआ है, प्रोटोजोआ फिर पड़ा हुआ है वैसे। तो इसके पीछे तमाम कारण, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तमाम प्रकार के वैज्ञानिक हैं, लैमार्क हैं, डार्विन हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीजें बताई। जैसे सपोज करिए कि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और आपने एग्जाम नहीं दिया, तो एग्जाम नहीं दिए, आप फेल हो गए, तो अगली साल फिर आप 9th की क्लास में बैठेंगे। और अगर आपने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तो आप प्रमोट हो गए और आप कक्षा 9 से कक्षा 10 में चले। उसी तरह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष हुआ, और इस जीवन संघर्ष के नाते जिन प्राणियों ने संघर्ष किया उनमें मॉडिफिकेशन होता गया, और वो क्रमशः फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा तक पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में थोड़ा सा शुरुआत किया फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। से फर्दर इस तरह से हम एक एक फाइलम का वर्णन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि हम जंतु जगत को किस तरह से वर्गीकरण करते हैं, तमाम प्रकार के लक्षणों को एक साथ समाहित करके इस तरह से जो वर्गीकरण बनाया गया, इस वर्गीकरण को आधुनिक वर्गीकरण कहा गया या मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा गया, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताओं को समाहित किया गया कि कौन से जंतु किस कैटेगरी में रखे गए। इसी चीज को एक तरफ से हम और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं वो एक कोश की होते हैं। प्रोटोजोआ से जैसे ही हम पोरीफेरा में आ जाते हैं, हम कहते हैं ये जंतु बहुकोश की होते हैं। तो अगर इस पूरे वर्गीकरण को दो हिस्सों में हम बांट दें, तो एक तरफ प्रोटोजोआ हो गया, दूसरी तरफ पोरीफेरा से कार्डेटा हो। इसी चीज को अगर हम नीचे से बांटना शुरू करें, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डेटा जो 10वां फाइलम है, ये वर्टिब्रेटा है, अर्थात कशेरुकी प्राणी है, जिनके शरीर में बोन्स या हड्डियां पाई जाती हैं। और इसके ऊपर फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक जो है, ये सब के सब अकशेरुकी हैं, इनके शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इन्हें हम नॉन वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इस तरह से हायर सेक्शंस में आप जाएंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा नॉन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी और कशेरुकी। तो इस तरह से आपने देखा कि तमाम प्रकार की विशेषताएं इस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में हैं। अब कितना आप इसके बारे में जानते हैं, ये सब शब्द इसमें समाहित हैं। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, दोहराएंगे, उसी तरह से आपको क्लासिफिकेशन में मजा आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जो कुछ इसमें सुझाव होगा कमेंट करिएगा, और जो भी चीजें अच्छी लगे और लोगों से शेयर करिएगा, खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि YouTube तो सभी लोग चलाते हैं, लेकिन YouTube में
फिगर और चित्र या इस तरह के कार्टून से नहीं मतलब है। ऐसे प्रकार के विद्यार्थी जो कि मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चे हैं और उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, उनको सूचना दीजिए ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे बच्चों का लाभ हो। धन्यवाद।